नमस्कार। आज मैं उपस्थित हूँ आपको शेयर्स, स्टॉक्स, शेयर मार्केट्स और शेयर से जुड़ी ऐसी टर्मिनोलॉजी जो एक आम निवेशक को जानना जरूरी है, आसान और सामान्य भाषा में प्रस्तुत है। शेयर्स के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ समझें। शेयर्स आसान शब्दों में आसानी से आप सबके लिए छोटा सा प्रयास। शेयर्स जैसा नाम से स्पष्ट है कि यह किसी चीज़ का हिस्सा है। अब आप समझिए कि किसी कंपनी की छोटी छोटी हिस्सेदारी को आम लोगों में बांटना आप शेयर्स कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हम किसी कंपनी के 100 हिस्से करते हैं तो अगर आपका किसी के पास उसका एक हिस्सा है तो वह 1% का मालिक है, किसी के पास अगर 2 हिस्से हैं तो 2% का मालिक है। शेयर्स का मतलब है कंपनी में आपकी हिस्सेदारी या जिसके पास शेयर्स है उसकी हिस्सेदारी। अगले चार्ट में आप देख सकते हैं, शेयर्स को समझ सकते हैं। यहाँ बताया गया है शेयर स्टॉक क्या होता है, देखें और समझने की कोशिश करें। जैसा मैंने अभी तक बताया कि शेयर्स क्या होते हैं, और शेयर्स जानने के बाद आपको यह जानना भी आवश्यक है कि ये मार्केट में आते कैसे हैं। इनके लिए जो कंपनियां हैं वो अगर नई कंपनी है तो वह आईपीओ के थ्रू, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू आती है और इनका एडवर्टाइजमेंट होता है। सेबी एक संस्था है, उससे उनका अप्रूवल मिलता है और बहुत सी ऐसी लीगल और फाइनेंशियल बाध्यताएं हैं, उनको सीमाएं हैं, उनको पूरा करने के बाद ही आप आईपीओ में जा सकते हैं। और इस आईपीओ के थ्रू कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में आती है। यह इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है और इसे आप एक चार्ट से भी समझ सकते हैं। आईपीओ प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इज आईपीओ। शेयर्स को समझने के लिए इक्विटी समझना भी अति आवश्यक है। जो प्रमोटर होते हैं या जिन्हें आप कंपनी के मालिक कह सकते हैं, उन्होंने जब अपनी कंपनी स्टार्ट की होगी तो कुछ पूंजी लगाई होगी। माना कि एक कंपनी को 3 मालिकों ने मिलकर स्टार्ट किया और तीनों ने 1-1 लाख रुपए लगाए, तो जो कुल 3 लाख रुपए है यह कंपनी की इक्विटी है, यानी यहाँ से कंपनी शुरू हुई। जब वो आईपीओ लाएंगे तो इसी जो इक्विटी है इसी के अनुपात में वो शेयर मार्केट में लॉन्च करेंगे और एक तरह से इक्विटी आपका मालिकाना हक कहलाती है। इसे भी समझना अति आवश्यक है। अगले चार्ट द्वारा आप इक्विटी समझ सकते हैं। मेरे द्वारा चार्ट में समझाने का प्रयास किया गया है। इस चार्ट से समझें इक्विटी क्या होती है। इक्विटी मतलब कंपनी में मालिकाना हक। शेयर्स के साथ जुड़ा हुआ एक टर्मिनोलॉजी और है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू जैसा कि नाम से आप समझ सकते हैं कि यह लिखा पढ़ी में कंपनी की वैल्यू को, बुक वैल्यू को प्रदर्शित करता है। बुक वैल्यू मतलब कंपनी की कुल संपत्तियां कितनी हैं और कर्ज और देनदारी कितनी है। कुल संपत्ति में से कर्ज और देनदारी को जब घटा देंगे तो कंपनी की बुक वैल्यू निकल आती है। अब इसको शेयर्स के टर्म में ऐसे समझ सकते हैं कि जो कंपनी की बुक वैल्यू है उससे नंबर ऑफ शेयर्स को अगर आप भाग दे देंगे तो एक शेयर की वैल्यू बुक वैल्यू के सापेक्ष निकल आएगी। जनरली शेयर की जो फेस वैल्यू है 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और कुछ शेयर्स की 100 रुपये भी हुआ करती थी या हो सकती है। जो शेयर्स की फेस वैल्यू है और बुक वैल्यू है उनमें क्या रिलेशन है। अगर शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है और बुक वैल्यू 30 रुपये है, इसका मतलब कंपनी फाइनेंशियली हेल्दी है। लेकिन इसको बिल्कुल पूर्णतः थ्योरेटिकल समझना भी ठीक नहीं है। अगर कोई नई कंपनी है
उसने बाजार से कर्जा लिया हुआ है, वो प्रोग्रेसिव है। बहुत सी जैसे ईवी कंपनियां हैं और जो टेक कंपनियां हैं जो नई शुरुआत करती हैं, उनको शुरुआत में काफ़ी कर्जा लेना पड़ता है। तो आप इसे समझिए फेस वैल्यू क्या है और बुक वैल्यू क्या है, लेकिन कंपनी के और बहुत सारे पैरामीटर हैं, उनको भी समझना आवश्यक है, तब इसका असली असर समझ में आएगा। अगले पोस्टर में मैंने बुक वैल्यू को समझाने का प्रयास किया है। देखिए बुक वैल्यू क्या होती है। जाने बुक वैल्यू। इस पोस्टर में स्पष्ट बताया गया है बुक वैल्यू क्या होती है। कितना सब जानने के बाद आवश्यक हो जाता है कि कंपनी के वित्तीय यानी फाइनेंशियल पैरामीटर की भी जानकारी की जाए, जिससे हम जान सकें कि कंपनी की आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल स्थिति क्या है। जो सबसे महत्वपूर्ण एक पैरामीटर है उसको बोलते हैं EPS, अर्निंग पर शेयर। ये जानना बहुत आसान है, इसके रेडीमेड ये सब उपलब्ध रहता है, लेकिन समझने के लिए जो कंपनी है उसने जो नेट प्रॉफिट किया है, जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है उसमें नंबर ऑफ शेयर से भाग दे दीजिए, जो आएगा उसको बोलते हैं EPS, अर्निंग पर शेयर। यानी एक शेयर पर कंपनी कितना मुनाफा दे रही है। जितना ज्यादा मुनाफा उतनी अच्छी कंपनी की आर्थिक स्थिति। EPS जैसा नाम, अर्निंग पर शेयर, कंपनी के नेट प्रॉफिट में नंबर ऑफ शेयर से भाग दीजिए, आपको EPS की जानकारी हो जाएगी। और अगले चार्ट में, पोस्टर में मैंने आपको EPS बताने का प्रयास किया है, आप देखें और समझें। इस चार्ट से आप EPS समझ सकते हैं, अर्निंग पर शेयर, EPS क्या है। इतना सब समझने के बाद अब हम थोड़ा चलते हैं शेयर्स के विश्लेषण की तरफ, यानी हम और गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। इसके लिए आवश्यक है कि हमको जो मार्केट के दिग्गज हैं या थे, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने क्या फार्मूले दिए हैं, उन्हें समझना आवश्यक है। इसी में एक हैं श्री बेंजामिन ग्राहम साहब। इनको फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग कहा जाता है। इन्होंने एक फार्मूला दिया है इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी शेयर की वास्तविक मूल्य की गणना कैसे की जाए। इन्होंने कहा इंट्रिंसिक वैल्यू बराबर EPS, ब्रैकेट में लिखिए 8.5 प्लस 2G। G कंपनी की भविष्य में होने वाली ग्रोथ है, परसेंटेज। इंट्रिंसिक वैल्यू की गणना करने के बाद यदि मान ले किसी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू 200 आती है, यानी उस कंपनी के शेयर का वास्तविक मूल्य 200 रुपए है और वह शेयर आज की डेट में 150 रुपए का चल रहा है, तो वह सस्ता है। और अगर 250 का है तो वह महंगा है। यानी इस ग्राहम साहब के फार्मूले से आप कंपनी की वास्तविक मूल्य की गणना भी समझ सकते हैं। मेरा ये सब समझाने का उद्देश्य यह है कि आपके दिमाग में ये सब चीजें कौतूहल बन के घूमे कि हमें बेंजामिन ग्राहम साहब को भी पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए। इसी प्रकार मार्केट के एक बहुत बड़े दिग्गज हैं वॉरेन बफेट साहब। इनको पढ़िए और ये क्या कहते हैं उसको समझिए। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इनकी एक कंपनी के एक शेयर की कीमत 6 करोड़ रुपए, कितना 6 करोड़ रुपए, और ये बचपन से इन्वेस्ट करते हैं। और इनको पढ़िए, बेंजामिन ग्राहम साहब को पढ़िए, और जो हिंदुस्तान में टॉप के जो इन्वेस्टर हैं उनको पढ़िए। जब पैसा आपका है तो निर्णय भी आपका होना चाहिए, सोच भी आपकी होनी चाहिए। और अगर आप शेयर मार्केट में हैं तो आप स्मार्टफोन चलाना जानते हैं, स्मार्टफोन चलाना जानते हैं, कंप्यूटर चलाना जानते हैं, क्योंकि बगैर उसके आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको स्टडी भी करना जरूरी है। मात्र कहीं से टिप मिल जाए या कोई बता दे ऐसे मत खरीदिए। किसी कंपनी की एनालिसिस भी करिए, देखिए कंपनी आर्थिक रूप से या भविष्य के हिसाब से प्रोग्रेसिव है कि नहीं है। उन्हीं कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करिए जिनका आप विश्लेषण कर सकते हैं, जान सकते हैं।
मैंने अगले पोस्टर में आपके दिमाग में इस चीज़ को बैठाने के लिए बेंजामिन ग्राहम साहब और वॉरेन बफे का छोटा सा जिक्र किया है। देखें पोस्टर और समझें, जानें और समझें क्या कहते हैं दिग्गज बेंजामिन ग्राहम व वॉरेन बफे साहब को। अब मैं आपको कुछ ऐसी वेबसाइट बताने वाला हूं जो इंटरनेट पर उपलब्ध हैं और सर्च करके उनसे शेयर्स के संबंध में आप बेहतर और अच्छी जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं, उनका अध्ययन कर सकते हैं। जो 3 महत्वपूर्ण वेबसाइट्स हैं उनमें एक है screener.in। यह फ्री है और आप इसको सर्च करके बहुत सी जानकारी आपको मिल जाएगी जो आपको शेयर्स को समझने में आसानी होगी। दूसरी है tickertape.in। tickertape.in यह भी फ्री है और इंटरनेट पे इसको आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। तीसरी है stockedge.com। stockedge.com पे जाके आप शेयर्स की जानकारी कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। इसके ये तो 3 मैंने उदाहरण के तौर पर दी हैं जो ये काफ़ी अच्छी और सुलभ जानकारी देती हैं। इसके अलावा बहुत से बीएसई की साइट पे आप चले जाइए, एनएससी की साइट पे चले जाइए, या बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी। यहाँ तक कि जिस ट्रेडिंग के लिए जिस कंपनी का आप ऐप यूज करते हैं उस ऐप में आपको जानकारी मिल सकती है। स्टडी करिए और अध्ययन करिए, शेयर्स को समझिए, तब इन्वेस्टमेंट करिए। इससे आपको हानि होने की संभावना बहुत कम होगी। और अगले पोस्टर में मैंने इन 3 वेबसाइट की जानकारी दी है, आप देखें और समझें। देखें 3 महत्वपूर्ण वेबसाइट जिनके द्वारा आप शेयर्स को अच्छे से समझ व जान सकते हैं। अब मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा आपदा में अवसर। प्रायः देखा गया है जो तात्कालिक घटनाएं होती हैं उनका भी शेयर मार्केट पर बहुत असर पड़ता है। जैसे कि अभी हाल में टैरिफ का हवा क्या खड़ा किया गया, हवा है और वो अभी चल रहा है। जैसे टैरिफ लगाया गया शेयर मार्केट गोता ले गई और जब 90 दिन की छूट दी गई तो शेयर मार्केट फिर अपनी जगह आ गई। कुछ शेयर में 15, 20, 25% तक की गिरावट हुई और फिर रिकवरी आ गई। इसी तरह कई बार ये होता है कि वॉर होने वाला है, युद्ध होने वाला है, उसका भी तात्कालिक असर रहता है, फिर वो खत्म हो जाता है। हर्षद मेहता का कांड बहुत पहले हुआ था, उससे मार्केट उबर गई। केतन पारिक का एक कांड हुआ था, उससे मार्केट उबर गई। कोरोना आया था, उससे मार्केट उबर गई। जो तात्कालिक जो आपदाएं होती हैं उनसे मार्केट साल 6 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में उबर जाती है। तो अगर कंपनी की वित्तीय स्थिति में, कंपनी के प्रोडक्शन में, कंपनी की डिमांड में कोई असर नहीं पड़ा है तो कंपनी कहीं जाने वाली। अभी अडानी के ऊपर हमला बोला गया था, आप देखिए अडानी की कंपनियां भी उससे उबर आई हैं। तो इन पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है और घबराने की नहीं, इन्वेस्टेड रहने की ज़रूरत है। तो मैंने जो यूएस टैरिफ है उस पर एक पोस्टर बनाया है, देखिए टैरिफ का मार्केट पर कैसे असर पड़ता है। टैरिफ का स्टॉक मार्केट पर क्या असर हुआ और किस तरह बदलाव आया उसको भी समझने की आवश्यकता है। अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ, आपको चार्ट के संबंध में समझाने या आपके मन में जिज्ञासा पैदा करने की कोशिश करता हूँ। मेरे हिसाब से 3 चार्ट महत्वपूर्ण हैं बिगिनर्स के लिए, और जब आपकी इच्छा बलवती हो जाए या आपको इच्छा हो तो आप आगे बढ़ सकते हैं। सब कुछ ऑनलाइन उपलब्ध है। इसके लिए पहला चार्ट है कैंडल चार्ट। कैंडल चार्ट अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह बताता है कि शेयर का प्राइस मूवमेंट कैसा हुआ है। यह प्रायः लाल और हरे में दर्शाया जाता है। हरे का मतलब है कि जो आज का प्राइस है वो बढ़ के बंद हुआ है, और लाल का मतलब है जो प्राइस है वो घट के बंद हुआ है। यानी ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग यहाँ हुई, क्लोजिंग यहाँ हुई तो ये बढ़ के बंद हुआ। ओपनिंग यहाँ हुई, क्लोजिंग यहाँ हुई, नीचे हुई तो ये घट के बंद हुआ। कैंडल चार्ट कहीं भी जाइए, सर्च मारिए, कैंडल चार्ट आएगा। आसान भाषा में आप समझ सकते हैं।
इससे आपको ये बेसिक है किसी भी चार्ट को समझने के लिए। दूसरा है RSI चार्ट, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर। इसमें क्या होता है कि इस चार्ट से हमको ये जानकारी मिलती है, ये 14 दिन के एवरेज पे निकाला जाता है, ये जानकारी मिलती है कि शेयर ओवरबॉट है यानी बहुत ज़्यादा खरीद लिया गया है, या ओवर सोल्ड है यानी बहुत ज़्यादा बिक्री हो गई है। ये 0 से 100 तक वेरी करता है ये RSI इंडिकेटर, और अगर ये 70 है इसका मतलब ओवरबॉट है, अब इसमें गिरावट आ सकती है। और अगर 30 है, 30 के आसपास है, इसका मतलब है ये ओवर सोल्ड है यानी अब ये बढ़ सकता है। ये सब इंडिकेटर हैं, जब आप मार्केट में घुसेंगे और उनको समझेंगे तो आपको ये सब समझ में आएगा। वॉल्यूम चार्ट, किसी भी शेयर के में प्राइस वेरिएशन होने पर आपको यह देखना जरूरी है कि शेयर में वॉल्यूम क्या आ रहा है। वॉल्यूम मीन्स कितने शेयर की ट्रेडिंग हो रही है। अगर हैवी ट्रेडिंग से, हैवी वॉल्यूम से शेयर ऊपर जा रहा है, इसका मतलब उसमें एक्चुअल बाइंग हो रही है, कोई मैनिपुलेशन नहीं हो रहा है। तो पहला कैंडल चार्ट ये समझना बहुत आवश्यक है। दूसरा है RSI चार्ट, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर चार्ट, और तीसरा है वॉल्यूम चार्ट। मेरे द्वारा इस वीडियो के अंत में या इसी के साथ मैं तीनों चार्ट को एक एक करके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देखें और समझें और थोड़ा सा शेयर के अंदर घुसने का प्रयास करें इन चार्टों के माध्यम से, और जब आपकी जिज्ञासा बलवती हो जाए तो और आगे बढ़िए। कैंडल स्टिक चार्ट, ये चार्ट भी शेयर मार्केट में समझना बहुत आवश्यक है। जाने RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये जानना भी आवश्यक है। शेयर वॉल्यूम चार्ट, ये चार्ट भी जानना आवश्यक है, देखें और समझें। अगला महत्वपूर्ण जो बिंदु है वह है ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी इक्विटी पे कितने % रिटर्न आ रहा है। इसके लिए बड़ा आसान सा है, नेट प्रॉफिट को इक्विटी से डिवाइड कर दें, 100 से भाग दे दें, जो परसेंटेज आएगा वो ROE परसेंटेज कहलाएगा। प्रायः जो एक्सपर्ट हैं वो रिकमेंड करते हैं कि 10, 15, 20% ROE वाली कंपनियों में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, और वो कंपनी अच्छी मानी जाती है। ये तो एक पढ़ाई का टॉपिक है, फिर जब आप इन पैरामीटर को समझ के सारे पैरामीटर को क्लब करेंगे तब आप किसी कंक्लूजन में पहुंचेंगे। इसी ROE के पैरेलल ही ROCE पैरामीटर भी है, और यह सब मेरा पूरा प्रयास ये है कि आप इन्हें समझ सकें और जान सकें। अगले पोस्टर में मैंने ROE को समझाने की कोशिश की है, और आप ROCE भी ऑनलाइन सर्च करके समझ सकते हैं। मेरा यह प्रयास है कि मैं आपको बेहतर टिप्स देने की कोशिश करता हूं, और जिससे आप खुद एनालिसिस करें। अगर आपको कोई बताता है कि अच्छा शेयर है तो किन पैरामीटर पर अच्छा बताया गया है, क्या कारण है, उसकी जानकारी कर सकें, और अगले जो पोस्टर में समझें ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, इसे भी समझना आवश्यक है। अगला महत्वपूर्ण पैरामीटर है डेब्ट इक्विटी रेशियो। यह बताता है कि इक्विटी के सापेक्ष कंपनी कितने कर्जे में है। बहुत आसान है इसको समझना। कर्जा ऊपर रखिए, इक्विटी नीचे रखिए, भाग दीजिए, जो रेशियो आएगा वह डेब्ट इक्विटी रेशियो कहलाता है। और यह रेशियो जितना कम होगा उतना बेहतर माना जाता है कि कंपनी में कर्जा कम है। इसके लिए मैंने एक पोस्टर बनाया है जिसे आप समझने की कोशिश करें और देखें कि डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या होता है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ये कंपनी में कर्ज की स्थिति को बताता है। अगला महत्वपूर्ण पैरामीटर है डिविडेंड यील्ड परसेंटेज, यानी कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है। इसके लिए आवश्यक है कि जो कंपनी ने
डिविडेंड पर शेयर डिक्लेयर किया है उसको मार्केट प्राइस जो शेयर का उससे डिवाइड करिए, यानी जो आप एक शेयर खरीद रहे हैं उसके परसेंटेज में कितना डिविडेंड मिल रहा है, कितना रिटर्न मिल रहा है, कितना परसेंटेज आपको मुनाफा मिल रहा है। तो इसको ये उन लोगों के लिए आवश्यक है जो एक रेगुलर इनकम चाहते हैं। मार्केट में बहुत से ऐसे शेयर्स हैं जो रेगुलर डिविडेंड देते हैं, उनमें आप अपने इन्वेस्टमेंट को और डिविडेंड को एक सापेक्ष में एक तुलनात्मक अध्ययन करके इन्वेस्ट कर सकते हैं, और मैंने अगले चार्ट में इसको समझाने का प्रयास किया। समझें डिविडेंड यील्ड मतलब प्रति शेयर कितना प्रॉफिट मिल रहा है। अगला महत्वपूर्ण पैरामीटर है पीई रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो। इसे समझने के लिए आपको जो कंपनी के शेयर की मार्केट प्राइस है उसमें अर्निंग पर शेयर से भाग दीजिए, तो देखिए जो वैल्यू आ रही है वह उसकी पी वैल्यू कहलाती है। अगर जो पी वैल्यू ज़्यादा का मतलब है शेयर महंगा है और कम का मतलब है शेयर सस्ता है। फिर मैं कह रहा हूँ यह सब आपको समझाने का प्रयास है। जब मार्केट में इन सब पैरामीटर्स को आप ढेर सारे पैरामीटर्स को एनालाइज करके देखेंगे, अच्छा जब आप पी देखेंगे तो उस सेक्टर की पी क्या है ये भी आपको देखना चाहिए, उसका जो कंपटीटर है उसकी पी क्या है उसको देखना चाहिए। तो ये एक इंडिकेटर है जो आपको ये बताएगा शेयर सस्ता है या महंगा है। मैंने चार्ट में बताने की कोशिश की है, आप देखिए पी क्या होता है। समझें पी ई रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो। कैश फ्लो समझना भी बहुत आवश्यक है। कैश फ्लो एक तरह से जो कैश है, नकदी का प्रवाह बताता है, उसका कैसे वो मतलब उसका प्रवाह हो रहा है ये समझिए। कैश फ्लो, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो, फाइनेंसिंग कैश फ्लो, यानी पैसा आया कहाँ से, पैसा गया कहाँ से। अगर आया और गया आपको समझ में आ गया तो आप समझ सकते हैं कंपनी की वित्तीय स्थिति क्या है। बेहतर होगा कि जो पैसा आया है वो पॉजिटिव साइड में रहे, या आप जब कैश फ्लो का अध्ययन करेंगे और इसके सब अंदर घुसेंगे तो आप धीरे धीरे समझ जाएंगे कि ये कैश फ्लो अगर पॉजिटिव है तो क्यों है, नेगेटिव है तो क्यों है। कई बार बहुत सारी अन्य इनकम जुड़ जाती है तो ये पॉजिटिव आ जाता है। वह अन्य इनकम अप्रत्याशित होती है। कई बार किसी कंपनी ने अपना कोई डेड एसेट बेचा और उसमें कैश फ्लो में आ गया, वो अगले साल नहीं होगा। तो ये सब समझने के लिए आपको ये इन सब पैरामीटर को मैंने समझाने का प्रयास किया है, और अगले पोस्टर में आप इसे समझ सकते हैं। कैश फ्लो खर्च और निवेश की स्थिति को दर्शाता है कैश फ्लो। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं कोई शेयर मार्केट का एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं पिछले 10-20 सालों से शेयर मार्केट में काम करता हूँ छोटा मोटा, और जो मैंने परेशानी महसूस की या जो मैंने सीखा उसको बहुत ही एक साधारण भाषा में, इसमें ग्रामेटिकल त्रुटियाँ भी हो सकती हैं, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये जो मैंने परिभाषाएं बताई है वो भी गलत हो सकती है, लेकिन जो पॉइंट्स हैं वो सब सही हैं। तो आप उनको लेके आप सर्च करिए, देखिए इक्विटी क्या है, आईपीओ क्या है, और मैंने डिस्क्रिप्शन में 40 पॉइंट लिखे हैं, उनको आप पढ़िए और उन पे काम करिए। शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने की उम्मीद बहुत कम होती है, 90% लोग पैसा गंवा देते हैं। इससे बचिए, शेयर मार्केट को जुआ और सट्टा की तरह मत खेलिए। बीएसई में 30 कंपनियां हैं, एनएसई में 50 कंपनियां हैं, उनके शेयर्स में पैसा लगाइए, या उनके ऐसे जो अन्य कंपनियां हैं उनकी इन पैरामीटर पर तुलना करके आप पैसा लगा सकते हैं। एनएसई स्मॉल कैप है, एनएसई मिड कैप है, उनमें आप पैसा लगा सकते हैं, और एनएसई बीएसई के जो ईटीएफ हैं उनमें पैसा लगा सकते हैं आप। तो बहुत से निफ्टी बीज है उसमें पैसा लगा सकते हैं। बहुत से आपको चीज़ें हैं जिनमें आप पैसा लगा के
रिटर्न कमा सकते हैं, लेकिन दुगना तिगना चौगना बड़ी मुश्किल से, बड़ी किस्मत से किसी का होता है। 10 से 15% जो सालाना कमाई है उसका उद्देश्य लेके चलिए और इन्वेस्टेड रहिए, अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए। शेयर मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है। जो मैंने वीडियो में बातें बताई हैं और जो मेरी डिस्क्रिप्शन की 40 बिंदुओं की लिस्ट है उसको देखिए, अध्ययन करिए और सतर्क रहिए, सजग रहिए और चैतन्य रहिए, धैर्य बनाए रखिए। धन्यवाद।